हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। ठीक है। और आप सभी जानते हैं आज जो ना क्लास 14 है। क्लास है ना 14 है। इससे पहले जो है ना तेरा वीडियो अपलोड कर दिया जा चुका है हमारे चैनल पे। इसके पीडीएफ भी जो है टेलीग्राम चैनल जो पेड ग्रुप वाला है वहाँ पे शेयर किए जा चुके हैं। तो जो लोग जुड़े नहीं है ना जुड़ सकते हैं। एक छोटा सा फॉर्मेलिटी है उसको पूरा करना होगा आपको। और हम आपको इस प्रोग्राम के बारे में थोड़ा-सा ब्रीफिंग कर देते हैं, ताकि जो भी जुड़ना चाहे, वो वहाँ पे जुड़ सकते हैं। यहाँ पे जो है ना 499 का एक जो है ना नॉमिनल फ़ी रखा गया है। इसमें आपको जो है ना सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और जो करंट अफेयर जो हम लोग मैगज़ीन को या न्यूज़पेपर डिस्कशन करते हैं ना, जनसत्ता न्यूज़पेपर, वहाँ के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं, ठीक है? उसको यहाँ पे कवर किया जाता है। टू द पॉइंट यहाँ पे हम लोग करते हैं कवर। तो अगर जो लोग जुड़ते हैं ना, उनको फ़ायदा क्या होगा? जैसे जिनका मेंस का प्रिपरेशन में नहीं हो पाता, जैसे वन डे एग्जाम का जो है हमेशा तैयारी करते हैं और उनको मेंस का मौका मिलता है तो कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता, तो उनको ये काफ़ी हेल्प करेगा। जिनके पास समय बहुत कम होता है पढ़ने के लिए, ठीक है? तो उनके लिए हेल्प करेगा। साथ ही जो नॉलेज के लिए और टू द पॉइंट तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए काफ़ी हेल्प करेगा ये। ठीक है? तो आइए देखिए यहाँ पे कंटेंट कैसा रहता है। अगर पसंद आता है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ये ज़रूर कीजिएगा। देखिए यहाँ पे बिहार का जो 70 मेंस हुआ था ना, बीपीएससी 70 मेंस, उसमें ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया गया। क्या पूछा? कि भारतीय राजनीति एवं समाज में जो महिलाओं की सहभागिता है, ठीक है? वो बढ़ रहा है। आपको पता है ना धीरे-धीरे ही सही बढ़ रहा है। तो वहाँ पे महिला आरक्षण जो अधिनियम है 2023 वाला, जिसको नारी शक्ति वंदन अधिनियम भी कहते हैं, पर प्रकाश डालना है हमको। और इसके लागू करने से भारतीय समाज में होने वाला सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक परिवर्तन और राजनीतिक परिवर्तन, उसका विश्लेषण करना है। कुल मिला के 4 क्वेश्चन यहाँ पे है। पहला क्या है आपको? जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम है उसके बारे में चर्चा कर देना है, वो क्या है? साथ ही जो इस अधिनियम का लागू होने से हमारे समाज में, हमारे आर्थिक रूप से और हमारे सामाजिक रूप से महिलाओं में क्या परिवर्तन देखने को मिलेगा, उसके बारे में चर्चा करना है। आइए क्वेश्चन को इंग्लिश में पढ़ देते हैं। Throwing light on the increasing women participation in Indian politics and society and the Women's Reservation Act 2023, ठीक है? नारी शक्ति वंदन एक्ट 2023 analyze the social, economic and political change taking place in Indian society ड्यू टू इम्प्लीमेंटेशन। कुल मिलाकर जब इसको इम्प्लीमेंट करेंगे ना, उससे हमारे सोसाइटी में महिलाओं पे क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या चेंजेस देखने को मिलेगा, उसके बारे में हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। देखिए, सबसे पहला क्या होता है, मेंस का जब भी क्वेश्चन को फ्रेम करेंगे, 3 स्ट्रक्चर होता है उसका। पहला इंट्रोडक्शन, थर्ड में बॉडी पार्ट एंड लास्ट में कंक्लूजन लिखना होता है। ये हमारा इंट्रोडक्शन। कैसे लिखिएगा? जब आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा हो ना, तो आप उस बिल के बारे में कुछ लिखिए। उससे रिलेटेड चीज़ को लिख देना आपको। जैसे कि भारतीय लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी, अगर हम लोग ऐतिहासिक रूप से देखें, तो सीमित रहा है। सभी जानते हैं, महिलाओं का पार्टिसिपेशन आज भी हमारे लोकतांत्रिक में बहुत ही कम है, सीमित है। इसलिए तो महिलाओं को 33% का रिजर्वेशन देने के लिए एक जो है ना अधिनियम को पास कर दिया गया। हालाँकि उसको इम्प्लीमेंट अभी तक नहीं किया गया है। उसको जो है ना बाद में इम्प्लीमेंट किया जाएगा बहुत जल्द। तो आइए इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। हाल ही में पारित नारी शक्ति वंदन जो अधिनियम है, उससे क्या होगा कि लोकसभा और राज्य विधानसभा में महिलाओं को 33% का रिजर्वेशन प्रदान किया गया है। ये फैक्ट याद रखिएगा और ये चीज़ आपको लिखना होता है। यह एक ऐतिहासिक कदम है, जो महिलाओं को राजनीतिक और सशक्तिकरण की दिशा में एक मील का पत्थर है। तो भूमिका में आपको यही लिखना है, इंट्रोडक्शन में आपको यही लिखना है। नेक्स्ट हम लोग क्या लिखेंगे? क्वेश्चन में क्या पूछा था कि सोशल इम्पैक्ट क्या पड़ेगा महिलाओं पे? महिलाओं में क्या परिवर्तन देखने को मिलेगा? मान लीजिए ये बिल लागू हो जाता है ना, तो सामाजिक स्तर पे महिलाओं की जो सार्वजनिक जीवन में उपस्थिति है, जो सोशल जो लाइफ है, उसमें महिलाओं की उपस्थिति बढ़ेगा, ठीक है? और समाज में महिलाओं को लेकर एक सकारात्मक सोच की क्या होगी? उत्पत्ति होगी या बदलाव देखने को मिलेगा। तो समाज पे क्या होगा? समाज में जो सोशल लाइफ है, महिलाओं की इम्पोर्टेंस बढ़ेगा, महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी, ठीक है? ये हो गया। महिलाओं को नेतृत्व का अवसर मिलेगा, जिससे जो लैंगिक समानता है उसमें बढ़ोतरी होगा। अभी भी आपने देखा है कि महिलाओं को और पुरुष अगर सेम काम करते हैं तो महिलाओं को कम वेतन मिलता है, ऐसा आपने केस सुना ही होगा। इससे क्या होगा? महिलाओं का नेतृत्व का अवसर मिलेगा, साथ ही जो लैंगिक समानता है वो बढ़ावा मिलेगा। समाज में जो पितृसत्तात्मक जो पैट्रियार्कल सोसाइटी है ना? तो उस सोच से जो चुनौती हमें मिल रहा है, उससे निपटने के लिए भी हमें जो है काफ़ी मदद मिलेगा, ठीक है?
पैट्रियार्कल सोसाइटी के कारण। आर्थिक परिवर्तन क्या देखने को मिलेगा यहाँ पे? तो देखिए, जो निर्माण जो निर्णय लिए जाते हैं, जो डिसीज़न लिए जाते हैं, उसमें महिलाओं की भूमिका जो है ना भागीदारी बढ़ेगा और महिला केंद्रित योजनाएँ हैं, महिलाओं को केंद्र में रखकर जो योजनाएँ बनाए जाएँगे, वो अच्छे बनाए जाएँगे, ठीक है? जिसको इम्प्लीमेंट किया जा सके। महिलाओं की भागीदारी ग्रामीण विकास में, स्वच्छता में, स्वास्थ्य में, वित्तीय समावेशन में, जो है ना, आर्थिक गति मिलेगा, ठीक है? हम लोग देख रहे हैं इकोनॉमिक एस्पेक्ट से महिलाओं में क्या परिवर्तन देखने को मिलेगा। फिर है महिलाओं में उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा। महिलाएँ जो ना व्यवसाय कर पाएगी, महिलाएँ जो बिज़नेस स्टार्ट कर पाएगी, उसको अच्छे से रन कर पाएगी और महिला जो श्रम बल है, उसकी स्थिति मजबूत हो पाएगी। नेक्स्ट मूव करें यहाँ पे, तो राजनीतिक परिवर्तन क्या देखने को मिलेगा? देखिए, राजनीतिक दलों को महिलाओं की सक्रिय भूमिका देनी पड़ेगी। मतलब जो अभी पार्टी आप देख रहे हो, अभी भी पार्टी में देखोगे ना, तो वहाँ पे महिलाओं का सही से रिप्रेजेंटेशन नहीं है। मतलब चाहे आप कांग्रेस पार्टी ले लो, चाहे आप बीजेपी का पार्टी ले लो या अन्य पार्टियाँ ले लें आप। वहाँ पे महिलाओं का परसेंटेज सही नहीं है वहाँ पे, बहुत कम मात्रा है, 10% 5% ऐसा है। तो ऐसे में क्या होगा, अब 33% अगर लागू हो जाता है ना, तो हर पार्टी को भी 33% देना ही पड़ेगा क्योंकि मान लीजिए 100 सीट पे खड़ा होना है इलेक्शन पे, तो वहाँ पे 33% पे तो महिला ही खड़ी होगी। तो वहाँ पर तो सभी पार्टी को महिला कैंडिडेट ही उतारना पड़ेगा। ऐसे में 33% पार्टी में भी हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? तो पंचायत स्तर पर भी आरक्षण के अनुभव से यह साबित हुआ है कि महिलाओं का प्रभावी नेतृत्व प्रदान कर सकती है। क्योंकि पंचायत लेवल पे आप देखो, वहाँ पे 50% बिहार ने दे दिया रिजर्वेशन और 33% तो वहाँ पे दिया ही गया है। तो महिलाओं की भूमिका आप देख लीजिए। यहाँ पे ये भी कहा जाता है ना कि जिस योजनाओं में महिलाओं की भूमिका रहता है ना, वो योजनाएँ सकारात्मक परिणाम के साथ अच्छे परिणाम देखने को मिलता है। जिस चीज़ का नेतृत्व महिलाएँ करती है ना, उसका जो प्रोडक्शन है, उसका जो आउटपुट है, बहुत बेहतर होता है। ऐसा जो है ना विशेषज्ञ कहते हैं। फिर यहाँ पर देख लीजिए महिलाओं को आत्मविश्वास बढ़ेगा। ज़ाहिर-सी बात है, अगर महिलाओं का प्रेजेंटेशन सभी क्षेत्रों में बढ़ेगा, तो उनका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा और राजनीति में जो ना निर्भय होकर जो वहाँ पे अपने देश को विकास में योगदान दे सकेंगे। तो ये सब जो है ना हम लोग टू द पॉइंट यहाँ पे नोट्स में अवेलेबल करवा रहे हैं। तो जो लोग भी जुड़ना चाहते हैं, आप लोग जुड़ सकते हैं और हम लोग चैलेंजेस की बात करते हैं। महिलाओं के सामने क्या चैलेंजेस हैं? हालाँकि इस क्वेश्चन में चैलेंजेस नहीं पूछा है, लेकिन जब विश्लेषण जब वहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है ना, या आकलन करने बोलता है, तो वहाँ पे थोड़ा-सा नेगेटिव आपको दिखाना पड़ेगा कि हाँ, महिलाएँ यहाँ पे चैलेंजिंग फेस कर रही है। जैसे कि महिला आरक्षण के क्रियान्वयन से अगर इसको लागू करते हैं, तो राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है। अभी आपने देखा है ना कि महिलाओं को रिजर्वेशन देने के मामला ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी प्रयास किए गए हैं, लेकिन वहाँ पे राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं था और अभी भी देख लीजिए अधिनियम तो बन गया है, लेकिन अभी तक उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा चुका है। तो राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी, जो सीमांकन है, जो डिलिमिटेशन ये भी काम अभी बाकी है। उसको पूरा करेंगे तभी तो हम लोग यहाँ पे महिलाओं का रिजर्वेशन दे पाएँगे। महिला प्रतिनिधियों की नाममात्र भागीदारी, महिलाएँ जो है ना, उनका पार्टिसिपेशन देख लो, नाममात्र का 5%, 7%, 10% ऐसा है। जबकि आबादी पूरे भारत में कितना है? 50% के लगभग। तो उनका भागीदारी भी तो कम से कम 50% तो होना ही चाहिए ना। पारिवारिक दबाव झेलती वहाँ पे, प्रशिक्षण की कमी जैसी चुनौतियाँ सामने आती है। साथ ही वास्तविक सशक्तिकरण के लिए केवल आरक्षण ही नहीं, बल्कि सामाजिक सोच में बदलाव लाना होगा। ये यहाँ पे चैलेंजेज़ हैं। अब थोड़ा-सा निष्कर्ष देख लेते हैं क्या लिखेंगे लास्ट में कंक्लूजन में। नारी शक्ति जो वंदन अधिनियम है, ना केवल एक संवैधानिक सुधार है, बल्कि ये सामाजिक क्रांति का एक प्रतीक भी है। इसके प्रभाव से भारत में एक समतामूलक समाज, सशक्त समाज, प्रगतिशील जो समाज होता है ना, उसका निर्माण किया जा सकेगा या हो सकेगा। यह अधिनियम भारतीय लोकतंत्र को एक अधिक समावेशी, एक अधिक उत्तरदायी बनाने के लिए ऐतिहासिक कदम है। बस इतना आप लिख दीजिए, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, जो आज का जनसत्ता न्यूज़पेपर में एमएसपी को लेकर यहाँ पे टॉपिक में डिस्कस किया गया है। आज मैंने जनसत्ता न्यूज़पेपर को कवर नहीं किया था, लेकिन उसका जो पीडीएफ होता है, वो मैंने बना के अपने टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर दिया है। ठीक है? तो अगर आप चाहते हैं कि जनसत्ता का आपको वो एडिटिंग वाला पार्ट आपको मिल सके, तो वहाँ पे चैनल को जुड़ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आपको हमारा लिंक दिया होगा। लेकिन आप ये पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, तो मात्र इसके लिए एक जो छोटा-सा फॉर्मेलिटी है, आपको वो पूरा करना होगा। तभी ये आपको पीडीएफ मिलेगा। ओके? तो यहाँ पे एमएसपी क्या है? इसके समकालीन चुनौतियाँ क्या हैं? सरकार जो है ना इसको गारंटी नहीं प्रदान कर पा रही है। किसान बार-बार इसका डिमांड क्यों कर रहे हैं? ठीक है? एमएसपी से जुड़ी हुई किसानों की माँगें क्या हैं? और सरकार इन माँगों को पूरा क्यों नहीं कर पा रही है? सरकार ने इन माँगों के समाधान हेतु क्या कदम उठाए? तो ये क्वेश्चन है यहाँ पे। एमएसपी के बारे में लिखिए, उसके सामने क्या चुनौती है वो लिखिए।
ठीक है? फिर एमएसपी से जुड़ा जो किसानों का माँग है, उसकी माँग के बारे में चर्चा करना है और इस माँगों को पूरा करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए, उसके बारे में लिखना है। ये जनसत्ता करंट अफ़ेयर का ये क्वेश्चन है, ठीक है? और अपने टेलीग्राम में एक मेंस का क्वेश्चन भी यहाँ पर दिया है, ताकि आप लोग लिखिए, उसको प्रैक्टिस कीजिए। यहाँ पे क्या इंग्लिश में पढ़ देते हैं क्वेश्चन को यहाँ पे, व्हाट इज़ द मिनिमम सपोर्ट प्राइस? ठीक है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है? डिस्कस द प्रेजेंट चैलेंजेस। इसका प्रेजेंट चैलेंजेस क्या है? व्हाट आर द डिमांड ऑफ फार्मर रिगार्डिंग एमएसपी? एमएसपी से जुड़ा हुआ किसानों का क्या मांग है? व्हाट स्टेप हैज गवर्नमेंट टेकन टू द एड्रेस देम? सरकार जो है ना, इस चुनौतियों को निपटने के लिए क्या कदम उठाई है? कुल मिलाकर एमएसपी बहुत दिनों से न्यूज़पेपर का जो है ना, एक हिस्सा बन के आ रहा है और मैं आपको बता दूं 71 जो आपका मेंस एग्जाम होगा ना 71, तो वहाँ पे किसान से जुड़ा हुआ टॉपिक एमएसपी को ले ले, वहाँ पे पूछा जाएगा या कृषि संकट के बारे में पूछा जाएगा। सारे टॉपिक को हम लोग यहाँ पे कवर कर लेंगे, ओके? और चलिए देखते हैं इसको कैसे लिखना है हम लोग को। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, मैंने क्या बोला था? इंट्रोडक्शन, बॉडी पार्ट एंड कंक्लूजन। तो भूमिका में आपको क्या लिखना है? एमएसपी वह मूल्य है ना, तो सरकार किसानों को उनकी फसलों की खरीद की सुनिश्चित करती है। मतलब उनको आश्वासन देती है, सुनिश्चित करती है कि मान लीजिए आपका पैदावार ज़्यादा हो गया, प्रोडक्शन अधिक हो गया और उसका प्राइस गिर गया, तो आप लोग घबराइएगा नहीं। हम एक जो प्री डिसाइड जो रेट है ना, उस पे खरीद लेंगे। लेकिन ये सरकार सिर्फ आश्वासन देती है, वो गारंटी नहीं है और किसान वो गारंटी चाहते हैं कि आप हमको लिखित में दीजिए कि आप खरीदबे करेंगे, ताकि किसानों को बाजार में मूल्य गिरावट से सुरक्षा मिल सके और ये भारतीय कृषि नीति का एक प्रमुख उपकरण है। ठीक है? इतना इंट्रोडक्शन लिख दिया, एमएसपी क्या है, के बारे में बता दिया। कभी भी भूमिका लिखना होगा ना, तो आप उससे जुड़ा हुआ डेफिनेशन लिख दीजिए, उससे जुड़ा हुआ स्टेटमेंट लिख दीजिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको वहाँ पे अकॉर्डिंग टू सिलेबस या अकॉर्डिंग टू बुक वाला आपको आंसर लिखना है। आप अपने अपने तरीके से, अपने शब्दों में, सिंपल और सरल शब्दों में लिखिए वहाँ पे। उसके बाद हम लोग देखेंगे वर्तमान चैलेंजेस क्या है, क्योंकि क्वेश्चन में ये पूछा गया है। तो वर्तमान चैलेंजेस क्या है? कानूनी दर्जे की कमी। एमएसपी में क्या है? कानूनी दर्जा उसको अभी तक नहीं मिला। किसान इसी का डिमांड कर रहे हैं। एमएसपी केवल एक नीति है, कानून नहीं है। सिर्फ नीति बनाया गया, कानून नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए सरकार नहीं खरीदती है, तो आप कोर्ट में इसको चैलेंजेस नहीं कर सकते। किसान चाहते हैं कि इसे कानूनी गारंटी दी जाए। तो ये चैलेंजेस है एमएसपी को लेकर। सीमित कवरेज, अभी आप देखोगे ना, जो बड़े-बड़े किसान हैं ना, वो लोग इस एमएसपी का लाभ उठा पाते हैं। छोटे सीमांत किसान इसके दायरे से बाहर हो जाते हैं। ठीक है? तो वो भी यहाँ पे लाभ नहीं उठा पाते हैं। सीमित कवरेज है। फिर यहाँ पे बाजार में प्रभावहीनता। आप देखोगे ना, एमएसपी घोषित होने के बावजूद भी किसानों को वास्तविक लाभ नहीं मिलता। सरकार ने ₹100 डिसाइड कर दिया, लेकिन आप देखोगे ना मार्केट में वहाँ पे ₹85 बिक रहा है, ₹40 ही बिक रहा है, ₹30 ही बिक रहा है। तो किसान क्या करेगा बेचारा? कहाँ जाएगा? वो अपने खेत पे ध्यान देगा कि वो कोर्ट के चक्कर या वो ऑफिस के चक्कर लगाते रहेगा? आप समझ रहे हैं ना किसान कितना मेहनत करते हैं। अगर वो लोग अनाज नहीं उत्पादन करेंगे ना, तो हमारे थाली में जो आप खाना देखते हो ना, वो मिलना बंद हो जाएगा। इसलिए किसानों को अन्न देवता भी कहा जाता है। अगर वो ही खुश नहीं रहेंगे, तो फिर हम लोग खुश रह के क्या करेंगे फिर? भंडारण और लॉजिस्टिक की समस्या है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे किसान ने प्रोडक्शन तो अच्छा कर लिया, लेकिन उनके पास मान लीजिए कोई मौसम खराब हो गया, पानी पड़ गया अचानक से, सारे फसल खराब हो जाएँगे। इसके लिए भंडारण की सुविधा नहीं है हमारे किसान के पास। फिर इतने किसान हमारे गरीब है ना, 85% जो मार्जिनल किसान है हमारे, उनके पास लॉजिस्टिक के लिए साधन नहीं होता है। बैंक उसको लोन नहीं देता है। ये सब चैलेंजेस को फेस करते हैं। तो सरकार के पास सभी अनाजों को स्टोर करने की क्षमता नहीं है। ये भी बहुत बड़ा चैलेंजेस है। अब भंडारण की क्षमता नहीं है तो किसान बेचारा क्या करेगा? औने-पौने दाम में अपने अनाज को बेच देता है। नुकसान होता है। उसका लागत तक नहीं निकल नहीं पाता है। इस समय किसान जो है ना तंग आकर फांसी लगा लेते हैं। जलवायु और लागत संकट की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो क्लाइमेट चेंज भी एक बहुत बड़ा फैक्टर फैक्टर है जो एमएसपी को प्रभावित करता है। क्लाइमेट चेंज के कारण जो है ना, जो फसल की गुणवत्ता है, फसल की जो उत्पादकता है, उसको प्रभावित करती है। किसान बेचारा क्या करेगा? वो महँगे-महँगे रसायन नहीं ला सकता मार्केट से वो। तो सरकार को यहाँ पे कदम उठाना चाहिए कि उसको नेचुरल फार्मिंग की तरफ लेके जाए। बागवानी, मछली पालन, पशुपालन, उनमें डाइवर्सिफिकेशन लाया जाए। आगे हम लोग बात करेंगे क्या कदम उठाना चाहिए। अभी तो लोग संकट के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे। लागत बढ़ने के बावजूद भी एमएसपी में अपेक्षित वृद्धि नहीं होती। आज के पेपर में कहा गया है कि किसानों को लगभग डेढ़ गुना उनको जो है प्राइस मिल रहा है। मान लीजिए ₹100 जो है ना किसानों को उगाने में लगा। तो यहाँ पे सरकार जो है ना एमएसपी ₹150 कर रही है। डेढ़ गुना हो गया ना? ठीक है? चलिए।
तो किसानों की माँग क्या है? किसान क्या डिमांड कर रहे हैं? अभी आपने देखा था कि वहाँ पे दिल्ली में भी कुछ कर रहे थे। बहुत सारे जो किसान नेता थे 80 दिन से 85 दिन से भूखे हुए उपवास कर रहे थे ना? किसान का नाम नहीं पता है मुझे, आप लोग कमेंट में बताइएगा, क्या नाम है उनका? तो एमएसपी को जो है ना कानूनी बोल रहे कानूनी बनाओ इसको, गारंटी दीजिए। जैसे मनरेगा क्या है? मनरेगा जो है ना कानूनी है। अगर मान लीजिए हमको जॉब नहीं मिलता है, तो सरकार को भत्ता देना पड़ेगा, अलाउंस देना पड़ेगा। किसान माँग डिमांड कर रहे हैं ना कि जो फ़ॉर्मूला अभी A2 प्लस L का फ़ॉर्मूला है, इस पे जो है ना रेट डिसाइड होता है एमएसपी। लेकिन डिमांड कर रहे हैं ना कि C2 प्लस 50% स्वामीनाथन आयोग का जो सिफारिश है ना, उसके आधार पर एमएसपी डिसाइड किया जाए, ठीक है? और सभी फसलों पर एमएसपी के तहत लाया जाए। अभी कुल 22 फसल पे दिया जाता है एमएसपी और किसान माँग कर रहे हैं ना सभी फसल को इसमें इंक्लूड किया जाए। C2 प्लस 50 फ़ॉर्मूला का डिमांड कर रहे हैं किसान। एमएसपी की खरीद व्यवस्था सभी राज्यों में सामान्य रूप से लागू हो। सरकार ने किसानों की मांगों को ध्यान में रखते हुए क्या कदम उठाया? हर वर्ष 23 फसलों के लिए एमएसपी घोषणा करता है। देखिए 22 फसल होता है और एक गन्ना होता है। तो गन्ना के लिए जो है ना एफआरपी एक टर्म यूज़ किया जाता है, एफआरपी, ठीक है? याद रखिएगा। इसलिए यहाँ पे 23 फसल लिखा हुआ है। पीएम आशा योजना के माध्यम से वैकल्पिक खरीद किया जा रहा है। आपसे पूछेगा कि पीएम आशा योजना क्या है? तो यहाँ पे अल्टरनेटिव जो है ना खरीद व्यवस्था है। इनाम के माध्यम से बाजार की जो पारदर्शिता है ना बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट पर विचार किया जा रहा है, लेकिन इसको पूर्ण रूप से लागू नहीं किया गया क्योंकि C+50 फॉर्मूला लागू करने की बात की गई है। न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की घोषणा, लेकिन सभी किसानों को इसका लाभ नहीं मिलता। अभी भी आप देखोगे ना 85% जो है ना हमारे किसान नॉमिनल है, मतलब मार्जिनल है। वो लोग एमएसपी का लाभ ही नहीं ले पाते हैं, सिर्फ बड़े-बड़े किसान ले पाते हैं। कंक्लूजन में आप क्या लिखोगे? एमएसपी किसान की आय सुरक्षा का महत्वपूर्ण माध्यम है, लेकिन इसके प्रभाव को व्यापक बनाने के लिए कानूनी गारंटी देना होगा। पारदर्शिता जो है ना प्रक्रिया को फॉलो करना होगा हमें। कृषि सुधार की आवश्यकता है, लोगों में जागरूकता लाना होगा। सरकार और किसानों के बीच संवाद के माध्यम से निरंतरता समाधान की दिशा में ठोस नीति लाना होगा। तो आपको बस यही आंसर लिखना होता है। ऐसे-ऐसे करके जो है ना आपको लगभग हम 150 से 200 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा देंगे, ठीक है? लिखने का प्रैक्टिस करवा देंगे और ताकि आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आ जाए और एग्ज़ाम में आप अच्छा परफ़ॉर्म करके आएँ। अभी आप देखोगे बहुत सारे मार्केट हैं, बहुत सारे कोचिंग मटेरियल चल रहे हैं, लेकिन उसमें इतने एक्स्ट्रा मटेरियल लिखा होता है ना, एक्स्ट्रा कंटेंट लिख दिया होता है ना, कि आदमी कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, स्टूडेंट कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि किसको पढ़ के जाएँ और किसको लिखें। यहाँ पे टू द पॉइंट बात किया गया है। अगर आप इतना चीज़ को माइंड में फिक्स कर लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं ना, तो यकीन मानिए आप कोई भी क्वेश्चन को छोड़ नहीं पाइएगा एग्ज़ाम में। सारे क्वेश्चन को टाइम के अंदर, टाइम बाउंड के अंदर आप अच्छे से लिख पाओगे और एक बेहतर आंसर लिख पाओगे। मुझे लगता है कि 1 से 50 में आपका रैंकिंग आ सकता है, अगर आप इस कंटेंट को लिख के आते हैं वहाँ पे तो। लेकिन मेहनत करना होगा आपको। तो आपको थोड़ा-सा हम ब्रीफिंग कर देते हैं लास्ट में, कि आपको जुड़ना कैसे है। अगर ये पीडीएफ पर आप करना है आपको, तो एक नॉमिनल प्रोसेस है, एक नॉमिनल फी को पे करना पड़ेगा आपको यहाँ पे ये वाला। उसके बाद स्क्रीनशॉट लेके आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे सेंड करेंगे, उसके बाद आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। कुछ लोग उसमें जुड़े हैं, तो नहीं जुड़े हैं उसमें, ठीक है? लोगों को डर है कि कहीं मेरा जो ये नॉमिनल फी है वो बर्बाद नहीं हो जाए। तो आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपको रिटर्न जो है ना बेहतर मिलेगा, ठीक है? नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग, धन्यवाद।